चलिए बच्चों, आज हम लोग थ्री फेस इंडक्शन मोटर का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जो करिए। ठीक, देखिए थ्री फेस इंडक्शन मोटर, इस मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर एसी मोटर। क्या बोलते हैं? प्योर एसी मोटर कहते हैं इसको। हम लोग प्योर एसी मोटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोटर जो होती है टोटल एसी पे काम करती है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल मोटर। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। ठीक, अच्छा चलिए इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन क्या इसमें होता है। ठीक, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका स्टेटर। ठीक, दूसरा होता है पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं रोटर। ठीक, क्या होता है? पहला पार्ट होता है स्टेटर, जो कि आपका क्या है, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। देखिए इंडक्शन मोटर का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। ठीक, मतलब ट्रांसफार्मर में क्या था आपका? प्राइमरी वाइंडिंग थी और सेकेंडरी वाइंडिंग थी। यहां पे आपका स्टेटर प्राइमरी वाइंडिंग होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग आपका क्या होगा? रोटर होगा। वहां पे क्या था? वाइंडिंग क्या थी आपकी? दोनों स्टेबल थी, स्टैटिक थी। लेकिन यहां पे रोटर क्या आपका? मोशन करेगा। ठीक ठीक, ठीक है। अब इस स्टेटर में एक क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक, जिसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड। क्या होती है? ns इक्वल टू 120f/p होता है। ठीक, यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप से होता हुआ रोटर पे जाता है, जिसके कारण क्या होता है? दोनों में रिएक्शन होती है और रोटर क्या होता है? घूमने लगता है। ठीक, ट्रांसफार्मर में आपने क्या पढ़ा था? ट्रांसफार्मर में आपने ये पढ़ा था प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ। ठीक, ये फ्लक्स जो होता था दोनों वाइंडिंग से क्या करता था? लिंक होता था, जिसके कारण क्या होता था? इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न हुआ था। लेकिन यहां पे आपका फ्लक्स क्या है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका एयर गैप से होता हुआ आपका रोटर पर जाता है, जिसके कारण रोटर क्या होता है? घूमने लगता है। दोनों में रिएक्शन होती है तो रोटर क्या होता है? घूमने लगता है। ठीक, इस यहां पे जो सिंक्रोनस स्पीड है ये होती है 120f/p। लेकिन जब एयर गैप से जाता है तो कुछ लॉसेस के कारण जो स्पीड होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वो कम हो जाती है। इट मीन जो रोटर की स्पीड होती है उसको हम लोग बोलेंगे nr। क्या बोलेंगे? nr। यहां पे क्या होता है? जो ns होता है वो क्या होता है? nr से बड़ा होता है। ठीक है, यही चीज हम पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आया? इंडक्शन मोटर इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। मतलब हम इसमें स्टेटर होता है, इसमें आपकी थ्री फेज वाइंडिंग होती है। ठीक है, जो आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग होती है। तो जब हम इसमें थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। इसी स्पीड से आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है
और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप से होता हुआ रोटर पे जाता है, जिसके कारण रोटर क्या होता है, घूमने लगता है। ठीक है, यही वर्किंग प्रिंसिपल है आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक, कह सकते हैं कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम होता है। म्यूचुअल इंडक्शन या फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी जब आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर बहुत सी सिमिलैरिटीज आप पाएंगे, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टेटर में जो आपका थ्री फेज वाइंडिंग होती है उसमें जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, मैंने आपको क्या बताया कि जो स्टेटर होता है इसमें हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं। इट मींस ये आपका ये हो गया, ये ठीक, ये हो गया आपका आर फेज, ये होता है आपका वाई फेज और ये होता है आपका बी फेज। अब हमने आपको बताया था कि दो फेजों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री होता है। तो यहां पे इनके बीच में 120 डिग्री, इसके बीच में 120 डिग्री और इनके बीच में क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक, ओके। यहां पे जो करंट फ्लो होगी वो होगी आपकी IR होगी, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो होगी IY और इसमें जो फ्लो होगी वो IB होगी। इतना क्लियर है बच्चों? अब क्या करेंगे, अगर हम IR की वैल्यू निकालें, इस करंट की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, IR इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IM साइन ओमेगा टी। इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू IY की, तो क्या हो जाएगी, अब दोनों के बीच में देखिए क्या 120 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, IY इक्वल टू IM साइन, ठीक, 120 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसी तरह आर वाई बी अगर इनके बीच में निकाले तो यहां से लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 240, क्या हो जाएगा 240। तो अगर हम IB की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से मिले 120, अब यहां से फिर क्या होगा, यहां से तो क्या होगा 240 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी प्लस 240। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह भी सकते हैं, या तो इधर से ले लीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो IB इक्वल टू हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ठीक, अब इन दोनों अगर हम इन तीनों का रिजल्टेंट निकालें, इसी तरह हम जानते हैं क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, फाई आर इक्वल टू क्या होगा, फाई मैक्स साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक, और अगर हम यहां पे फाई वाई की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, फाई एम साइन
ओमेगा टी प्लस 120 निकालें तो, और अगर हम फाई बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 240। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो तीनों फेस हैं, तीनों फ्लक्स हैं, इनका रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है, इनका रिजल्टेंट कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा, ठीक है, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन तीनों का, तो उसको हम लोग बोल देते हैं फाई आर। क्या बोल देते हैं, फाई आर। ये होगा आपका 3/2 फाई मैक्स, या कह सकते हैं कि फाई आर इक्वल टू हो जाएगा 1.5 एम। ये चीज आपको याद करनी है। इनका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 1.5 मैक्सिमम फ्लक्स के 1.5 टाइम्स गुना होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलिए हम देखते हैं सिंक्रोनस। देखिए अगर आपने डीसी मोटर और डीसी मोटर को अच्छे से पढ़ा है तो इसका कंस्ट्रक्शन उसी के समान होता है। वहां पे हम लोग आर्मेचर कहते थे, यहां पे आप उसको रोटर कहेंगे, ठीक है, ठीक। चलिए, हाँ, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड उस स्पीड को कहते हैं जिस स्पीड से आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, चलता है, मोशन करता है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है ns इक्वल टू 120 f बाई पी, ठीक। इट मीन्स ns जो होगा वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और पोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक, ओके। देखिए F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो सप्लाई दे रहे हैं उस वोल्टेज उसकी फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक। अब नया टॉपिक इसके बाद आता है स्लिप। स्लिप को हिंदी में बोलते हैं सर्पी, ठीक। देखिए स्लिप क्या होता है, स्लिप, ठीक, स्लिप जो होता है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप, ठीक। मतलब कि S इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक। अगर हम स्लिप परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100। अगर आपसे पूछे कि स्पीड स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। स्पीड स्लिप, एन स्लिप इसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एन एस माइनस एन आर। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, दो कंडीशन होती है, एक होती है स्टैंड स्टिल कंडीशन, ठीक, और एक होती है
ठीक, स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल कंडीशन वो होती है जिसमें आपका रोटर क्या होगा, स्थिर रहेगा, मोशन नहीं करेगा। उस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, देखिए निकालते हैं। S इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS होता है। आपका रोटर स्थिर है तो NR की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो S इक्वल टू NS माइनस 0 अपॉन NS। सो NS अपॉन NS इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का मान कितना होगा, या कह देंगे कि स्तंभ अवस्था में स्लिप का मान कितना होता है। तो ये आपका 1 होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्लिप किस पे निर्भर करता है, ये भी देखिए। देखिए पहला पॉइंट, S is directly proportional to NS माइनस NR। ठीक, दूसरा डिपेंड्स ऑन लोड। डिपेंड्स ऑन लोड, लोड पर निर्भर करता है। ठीक, लोड पर डिपेंड करता है। ठीक, स्लिप जो होता है टार्क के समानुपाती और स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन। ठीक, ये चीजें लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या था, E2 अपॉन E1 N2 अपॉन N1 V2 अपॉन V1 I1 अपॉन I2 और यहां पे लिख लीजिए FR अपॉन F इक्वल टू S कर लीजिए। ठीक ठीक, अब जो E2 है ये क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्टैंड स्टिल ईएमएफ, जब आपका रोटर क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, या जो रोटर स्टार्ट मतलब रोटर स्टार्ट होने वाला तब का ईएमएफ। ठीक ठीक, या कह सकते हैं रोटर स्टार्टिंग ईएमएफ, रोटर स्टार्टिंग ईएमएफ। ठीक, ईआर जो होगा ये रनिंग क्या है, ये रोटर रनिंग ईएमएफ, रोटर रनिंग ईएमएफ। एफआर जो होगा रोटर रनिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ क्या होगा, रोटर स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, या कह सकते हैं कि स्टेटर फ्रीक्वेंसी। क्या कह सकते हैं, स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक, अच्छा अब देखो यहां से अगर हम रिलेशन निकालें तो ई आर अपॉन
ये होगा, ठीक। सो E2 अपॉन E1 इक्वल टू S, ठीक। तो E2 को हमने कह दिया यहां पे ER कह दिया, ठीक। तो ER इक्वल टू क्या होगा, E2, ठीक है। मतलब जो रोटर का रनिंग ईएमएफ होगा, ठीक है, वो S टाइम्स इतना होगा जो स्टार्टिंग का ईएमएफ होगा, ठीक। इसी तरह अगर हम FR की वैल्यू निकालें तो S इंटू एफ होगा। मतलब ये जान लीजिए कि रनिंग के कंडीशन में और स्टैंड स्टिल के कंडीशन में दोनों में स्लिप का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। अब चलिए कुछ इंड्यूस ईएमएफ देखते हैं रोटर में, ठीक है। हम लोग जानते हैं बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, E2 अपॉन E1 N2 अपॉन N1 इक्वल टू K होता है, ठीक। यहां पे E2 क्या है, ईएमएफ ऑफ रोटर, E1 क्या है, ईएमएफ ऑफ स्टेटर, N2 टर्न्स ऑफ रोटर, ठीक है, टर्न्स ऑफ रोटर, ठीक। और N1 क्या है, टर्न्स ऑफ स्टेटर, ठीक। सो यहां से अगर हम E2 की वैल्यू निकालें तो E2 इक्वल टू क्या होगा, E1 टाइम्स K होगा, E1 टाइम्स K होगा, ठीक। और यहां पे K की जगह हम क्या कर सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन N1 इंटू K इंटू E1, ये हो गया। अगर हम इसका इंपेडेंस निकालें, रोटर का इंपेडेंस निकालें, ठीक है, इंपेडेंस निकालें, इंपेडेंस, इंपेडेंस मतलब Z2 इक्वल टू क्या होगा, बाय द ओम्स लॉ E2 बाई Z2 इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस X2, ठीक है। ये रोटर का इंपेडेंस हो गया। अगर रोटर के हम करंट निकालें तो रोटर की करंट को हम क्या करेंगे, रोटर की करंट को हमने I2 से रिप्रेजेंट किया, तो बाय द ओम्स लॉ E2 अपॉन Z2 होगा, E2 अपॉन Z2 होगा। सो I इक्वल E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
I2 इक्वल टू E2 बाई रूट टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। नोट कर लीजिए। अगर हम लोग पावर फैक्टर की वैल्यू निकालें, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, cos फाई इक्वल टू होता है R बाई जेड, आप लोग जानते हैं। ठीक, तो यहां पे रोटर की बात हो रही है तो R2 बाई Z2 हो जाएगा रोटर का जो पावर फैक्टर होगा। ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाएगा R2 बाई Z2, और Z2 इक्वल टू क्या था, R2 बाई रूट टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका cos। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टार्क की। ठीक, टार्क की, टार्क क्या होता है, जब किसी वस्तु पे बल लगाकर किसी निश्चित अक्ष के परिता घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग बलागुण कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाकर किसी अक्ष के परिता घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बलागुण कहते हैं। ठीक है, चलिए बलागुण देखते हैं। टार्क, हमने डीसी मोटर में क्या पढ़ा था, इन डीसी मोटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई। ठीक, अब यहां पे तो ये तो आपका डीसी मोटर के लिए, अगर हम एसी के लिए निकालें तो क्या होगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई टू कॉस फाई। ठीक, ओके, क्योंकि वहां पे आर्मेचर करंट थी, यहां पे आपकी क्या रोटर करंट होगी I2। हम लोग जानते हैं कि तो यहां पे हम लोग क्या रखते हैं, फाई is directly proportional to I2 directly proportional to E2, ये रिलेशन होता है। ठीक, तो यहां पे फाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, E2 रख सकते हैं। तो टार्क का इक्वेशन आपको क्या मिल गया, E2 I2 cos फाई। तो इसको हम लोग हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं, T K टाइम्स E2 I2 cos फाई। ये हो गया आपका टार्क का इक्वेशन। इट मींस, ठीक है, अब देखिए टार्क दो होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग टार्क, एक होता है आपका रनिंग टार्क। ठीक है, अब देखो ये क्या है, E2 I2 cos फाई, ये आपकी क्या है, पावर है। तो इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। ठीक, अब देखिए दो टार्क होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग टार्क, एक होता है आपका रनिंग टार्क। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग टार्क देते हैं, इतना हो गया आपका। चलिए देखिए टार्क दो होते हैं, स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग टार्क देखते हैं।
देखिए टार्क K टाइम्स E2 I2 cos फाइव था, ये था ठीक। तो हमने स्टार्टिंग टार्क है तो उसको नाम दे दिया टीएस। टीएस जो होता है स्टार्टिंग टार्क होता है। अब देखिए यहां से हमने I2 वैल्यू निकाली थी तो क्या आई थी, E2 अपॉन Z2 आया था इससे पहले, और cos फाइव की वैल्यू क्या थी, R2 बाई Z2 ये भी था। तो ये वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो TS इक्वल टू हो जाएगा K टाइम्स E2, आएगी जगह ये हो जाएगी E2 बाई Z2, और cos फाइव की जगह R2 बाई Z2 स्क्वायर Z2। तो स्टार्टिंग टार्क बराबर क्या हुआ आपका, K टाइम्स E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर, ठीक। और यहां पे अगर K की पूछा जाए वैल्यू तो K की वैल्यू होती है 3 अपॉन 2 पाई NS, ठीक। तो स्टार्टिंग टार्क का फॉर्मूला क्या होगा, TS इक्वल टू 3 अपॉन 2 पाई NS E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर बाई Z2 स्क्वायर, लिख लीजिए। ये आपका स्टार्टिंग टार्क है। हमेशा चीज याद रखिएगा आप लोग, जो E2 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वोल्टेज सप्लाई के होता है, ठीक है। नहीं E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये रिलेशन याद रखिएगा आप लोग, बहुत काम का चीज है। तो यहां पे अगर हम रखेंगे तो TS इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन 2 पाई NS, यहां पे क्या हो जाएगा V स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। इट मीन जो स्टार्टिंग टार्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z2 स्क्वायर होगा। ये पॉइंट भी याद करिए, पूछा जाता है। अब देखिए मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क होने की कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम कब होगा उसकी कंडीशन क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क, क्या होगी, R2 इक्वल टू X2, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ रोटर, रेजिस्टेंस ऑफ रोटर जो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस ऑफ रोटर के बराबर हो जाएगा, तब उस समय स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम होगा। तो रिएक्टेंस ऑफ रोटर, ठीक। ये मैक्सिमम कंडीशन है मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क होने की, ठीक है। मैक्सिमम टार्क की वैल्यू क्या होगी,
टी एम इक्वल टू, ठीक है, टी एम इक्वल टू के अपॉन 2x2 या k इक्वल टू 2r2, ठीक है। ठीक, और स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क में रिलेशन क्या होता है? तो ये होता है आपका टी एम अपॉन, सॉरी, टी एस अपॉन टी एम। स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क में रिलेशन होता है 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, वेयर a इज इक्वल टू r2 बाई x2, ठीक है। ठीक है, जहां पे a की वैल्यू r2 बाई x2 होती है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोट कर लीजिए, फिर रनिंग टास्क आपको बताते हैं, आज का लास्ट लेक्चर। अब देखिए रनिंग टास्क। रनिंग टार्क को हम लोग टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है के टाइम्स ई टू आई आर कॉस आई आर होता है, ठीक। अगर हम मोटर की करंट निकालें तो ये हो जाएगी आपकी एस ई टू बाई E2 बाई रूट टाइम R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर होगी, ठीक है। ठीक, और अगर हम फाई आर की वैल्यू निकालेंगे तो E2 बाई, सॉरी, R2 बाई रूट टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस SX2 होगा। तो ये वैल्यू उठा के सब इसमें रख देते हैं। K टाइम्स E2, आई आर की वैल्यू E2 अपॉन, इसको ZR कर सकते हैं, और cos फाई को R2 बाई ZR, ठीक है। ठीक, तो यहां पे जो होगा ये ER होगा, क्या होगा, ER होगा। और ER की वैल्यू होती, मैंने बताया था आपको, ये हो जाएगा आपका S इंटू E2 हो जाएगा। तो रखिए यहाँ पे, तो K टाइम S E2 स्क्वायर हो गया R2 बाई ZR स्क्वायर, ठीक। अगर इसको हटा देंगे, ZR की वैल्यू यहां से रख लीजिए, यहां से, यहां से, तो आपका EMF का फॉर्म हो जाएगा K टाइम्स S E2 स्क्वायर R2 बाई
R2 स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका PR। अब यहां से देखिए तो आपको जो रनिंग टार्क है किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्लिप के। ठीक, यहाँ पे अगर हम v रख देंगे तो TR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर हो जाएगा और TR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका R2 हो जाएगा। ये चीजें नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा मैक्सिमम टार्क के लिए, रनिंग टार्क के लिए कंडीशन क्या होती है, ये होती है आपकी T मैक्स, कंडीशन होती है T मैक्स मैक्सिमम के लिए, तो ये होती है R2 इज इक्वल टू SX2। ठीक है, और मैक्सिमम रनिंग टार्क और रनिंग टार्क में रिलेशन क्या होता है ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका TR अपॉन TM इक्वल टू 2AS अपॉन A स्क्वायर प्लस S स्क्वायर होता है। नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, थैंक यू।